यूनिफॉर्म सिविल कोड खास तौर से अगर देखें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से लागू होने के बाद और इस तरीके की हल्द्वानी की जो घटना है उस बर्बरता को देखने के बाद आखिर में सवाल ये उठ रहा है कि ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आखिर में जो ये घटनाएं हो रही हैं इसके पीछे की साजिश कौन कर रहा है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। स्वाति मैम क्या कहेंगी मैडम? इन सारे जो भी कृत्य हो रहे हैं, जो भी हिंसाएं हम देख रहे हैं और देश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की भी बात है, इनके पीछे कौन होगा? जो देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, जिनकी मंशा देश को तोड़ने की है, जिनकी मंशा एक है ही नहीं कि संविधान जो कहता है उस संविधान के अनुसार ये देश चले, उनकी मानसिकता है ये, वो करवा रहे हैं। और कौन करवाएगा? जो देश को जोड़ने का विचार रखते हैं वो तो नहीं ही कराएंगे ना। कह रहे हैं कि 90 साल तो हमने देखा, हमारे यहाँ संचालित हुआ, वो मस्जिद भी संचालित हुई, वो मदरसा भी संचालित हुआ, लेकिन अचानक क्या हो गया? अचानक कुछ नहीं हुआ। लीगल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि मदरसा के नाम पे वो भूमि रजिस्टर्ड नहीं थी। ये हाई कोर्ट के आदेश से रेलवे की जमीन पे अतिक्रमण था। तो जब अतिक्रमण था, जब वो मदरसा के नाम से आपने रजिस्टर्ड करा लिया, आज मैं कह दूं कि ये सीपी मेरा है, हो जाएगा क्या? कागज कहाँ है? वही तो बात होती है, जब कागज दिखाने की बात होती है तो नहीं, कोई भी कागज नहीं है, लेकिन सब मेरा है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। देश कानून से चलेगा। उच्च न्यायालय का आदेश था, उच्च न्यायालय के आदेश पे पुलिस जो है वो गई, अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया। उसके बाद क्या हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। घोर निंदा करने वाले लोग नहीं दिख रहे। घोर निंदा करने वाले लोग कौन? आप साफ साफ बोलिए ना कि घोर निंदा करने वाले। पुलिस कार्रवाई पे बोल रहे हैं ना आप, जो शूट एट साइट का ऑर्डर आया उस पे बोल रहे हैं ना। जो धारा 144 लगा दी गई, कर्फ्यू लगा दी गई, धारा 144 की कौन बात करता है? कर्फ्यू लगा दी गई, उसको निंदा करने वाले क्या बोलेंगे? वो देश का मिजाज देख रहे हैं। अभी आ गया ना सी वोटर का 2 रोज पहले, अकेले भाजपा 304 सीट दिखा रहा है ये सर्वे। क्या बोलेंगे? वो पूरा जो देश है वो सब अब समझ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये निंदा करके जो 71 सीट दिखा रहा है अभी कांग्रेस को ये सी वोटर, वो भी अपना कम थोड़े ही करेंगे। पिछली बार की तरह 44-45 सीट पे थोड़े ही आने वाले हैं। वो निंदा नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज जनता जो है वो लीगली तौर पे जाग चुकी है और बहुत एजुकेटेड हो गई है लीगली। तो बस कुछ भी बोल देने का जमाना नहीं है। फैक्ट चेक जो है वो जनता आज स्वयं कर रही है, तो वो क्या बोलेंगे? अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे। लेकिन इस तरीके की घटनाओं को एक तरीके से मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में जो है लैपटॉप होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो नाम आ रहा है, जो लोगों की लिस्ट आ रही है, वो तो कुछ और बयां कर रही है। क्या नहीं मान रहा है क्या वो बात? है मैं फिर से कहूँगी कि ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारी आज के समाज की सोच, जो विशेष रूप से जो वर्ग है उसकी जो सोच है वो आज के हिसाब से कदम ताल मिला करके चलने वाली नहीं दिख रही है। ये उनके धर्म गुरुओं का परम कर्तव्य है कि आज के डेट के साथ कदम से कदम मिला करके उनका समुदाय कैसे चले, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और जो इसकी बात करता है, जो उनके रिफॉर्म्स की बात करता है, वही हो जाता है गलत। वो उन्हीं को ये गलत साबित करने पे जो है वो तुल जाते हैं। हमारे समाज में बात इस चीज़ की होनी चाहिए थी कि मुगलियत जो मानसिकता थी उसकी वो वर्सेस हिंदुस्तानी, लेकिन इसको हिंदू वर्सेस मुसलमान करने वाला जो समुदाय है, जो पॉलिटिकल ग्रुप है, वो आज भी देश के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना वो 1947 के समय था। आप किस हिसाब से देखते हैं हल्द्वानी की घटना? एक दिन पहले यूसीसी आता है और दूसरे दिन ये घटना घटती है। इसको क्यों ना यूसीसी से मिला करके देखा जाए, जबकि नोटिस तो पहले सर्व हो गया था। पहले से पता है कि ये इलीगल ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन पर ये जो भी इस्लामिक ढांचा है बनाया गया है, मदरसा बनाया गया है, नमाज स्तर पर आएगा। प्रश्न ये है कि इस देश में यूसीसी से तकलीफ़ क्यों है? इस देश में समानता और समता से इस देश के कुछ लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों है? और ये वही लोग हैं जो जिन्हें सिविल में चाहिए उनका पूरा और क्रिमिनल में आधा। यदि गलती उनकी नहीं है तो सर तन से जुदा होना चाहिए, और यदि उनकी गलती है तो फिर कानून के हिसाब से फैसला होगा।
तो इस सिविल में पूरा और क्रिमिनल में आधा, 1.5 गुना पे हम अपने धर्म के साथ, मजहब के साथ खड़ा हो जाएंगे। और ये जो मानसिकता रही है, ये इसी कारण से ये देश में, और ये यहाँ की स्थिति नहीं है, फ्रांस, लंदन, यूरोप, जहाँ भी आप देख रहे हैं, ये जनसांख्यिकी असंतुलन है, जिसके कारण आज ये बढ़ता चला जा रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा यदि इस पर ठोस कदम नहीं लिया जाएगा। अब बात आप कर रहे थे निंदा की, आप कह रहे थे एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। मोदी कहते हैं बार बार ये, अगर एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो जाएगा तो किसी इमाम के बच्चे विधायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो मुस्लिम, जो आम मुस्लिम जो बच्चा है ना, वो पढ़ लेगा, वो कहेगा 70 सालों से सबसे ज़्यादा गरीबी मुसलमान में क्यों है, सबसे ज़्यादा शिक्षा मुसलमानों में क्यों है। ये लोग बात बहुत करते हैं, दलितों के साथ अन्याय हो गया, दलितों के साथ हिंदुओं ने अन्याय कर दिया, दलितों के साथ ब्राह्मणों ने अन्याय कर दिया। पहले तुम ये तो बताओ कि पसमानदा के साथ किसने अन्याय किया है? आज क्यों सब दलितों जो कास्ट है उससे भी खराब स्थिति इस देश के पसमानदाओं का क्यों है? क्योंकि उनको ये हथियार बनाना चाहते हैं। ये जितने मौलाना आते हैं या जो भाषण देते हैं, नेता जो मुस्लिम के बड़े बड़े नेता हैं, जो कह रहे हैं अपनी बयानबाजी शुरू कर देंगे, या ट्विटर पे जो ट्रेंड करने वाले द लायर जैसे पत्रकारें हैं, वे लोग, उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश और पत्थर चलाएंगे ये गरीब मुस्लिम के बच्चे। क्यों उनको पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या उनको स्कूल में नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आपको ये इनको मिलिटेंट बनाना है, इनके दिमाग में ये भरना, मिलिटेंट मतलब आतंकवादी नहीं, इनके दिमाग में भरना मजहबी कीड़ा, और अपने बच्चे को विदेश पढ़ाना है। लेकिन आप एक बताइए कि आखिर में, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार उत्तराखंड और खास तौर से हल्द्वानी की घटनाएं ही प्रमुख हो रही है? कभी बुल्ले शाही ने कुछ लिखा था, हाथ जोड़कर विनती करूंगी, आजिज होकर पांव पड़ूंगी, झगड़ा कर कर झोली भरूंगी, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह होली खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये थी हमारी हकीकत, इस समाज की हकीकत, ये थी भारतीयता और ये था राष्ट्र। और जिसको तोड़ने का काम जो है एक विशेष सोच, विशेष समुदाय, में नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे भी डर लगता है, मुझे डर लगता है, मैं अकेले आती हूँ, बिल्कुल डर लगेगा। पता नहीं कौन कहाँ से आकर के कौन सा अटैक कर दे, कौन सी धाराएं लगा दे, कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं तो नाम नहीं लूंगी, बाकी जनता जो है वो इशारा समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ। आपने बाद में कहा कि ये यूपी और उत्तराखंड में ही घूम फिर करके क्यों हो रहा है? उत्तराखंड में भाजपा सरकार, यूपी में भाजपा सरकार, होता पहले गुजरात में भी था, अब तो नहीं होता, तो ये 10 साल बाद फिर नहीं होगा, क्योंकि ये समझेंगे, इनकी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली नस्लें बिल्कुल इस बात को समझेगी कि ये जो मानसिकता भेद वाली जो करा रखी है मजहब के नाम पे, ये गलत है, ये इनके उत्थान के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उत्थान के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन वहीं पे अब थोड़ा सा हम बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी कहते हैं खास तौर से उनकी जाति पर, मोदी के जात पर, वो कहते हैं कि इसके पहले वो क्या थे और किस कैटेगरी में आते थे, अब क्या है, किस कैटेगरी में आ रहे हैं। जा करके फैक्ट चेक कर लीजिएगा। 25 जुलाई 1994 गुजरात में थी कांग्रेस की सरकार, जिसने मोदी जाति को ओबीसी का दर्जा दिया, और ये ट्वीट करके रिकन्फर्म किया उन्हीं के उस समय जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन। 1994 में तो मोदी जी नहीं थे प्रधानमंत्री, भाजपा की सरकार तो नहीं थी। मोदी, जिसको हमारे बिहार में, मैं बिहार से हूँ, तेली समुदाय कहा जाता, अति पिछड़ा जात है वहां पर भी, तो ये क्या सब कुछ मोदी ने करा दिया अपना बेनिफिट लेने के लिए? अरे 1931 में जब पहला जातीय जनगणना हुआ था, सिर्फ 4200 के करीब में जातियां आइडेंटिफाई हुई थी, और ये लास्ट जातीय जनगणना जो कांग्रेस सरकार ने कराई, जिसकी हिम्मत नहीं हुई रिपोर्ट सार्वजनिक करने की, आपको पता है क्यों नहीं कराई? क्योंकि 4500 जातियों से लास्ट जातीय जनगणना में जो संख्या निकल के आई थी ना, वो 4.5 लाख से ज्यादा थी। तो तोड़ने का काम कौन कर रहा है? 4500 से 4.5 लाख। अब आगे क्या चाहते हो? बिल्कुल तोड़ के खत्म ही कर दोगे क्या? इनकी तो औकात भी नहीं थी कांग्रेस वालों की कि 527 रियासतों को जोड़ करके एक राष्ट्र बनाए। इनकी तो मानसिकता शुरू से ही तोड़ने वाली रही है। तो ये तोड़ेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन जनता एकजुट है और मोदी सरकार अलर्ट है। हल्द्वानी देख लीजिए, वो तो कह रहे हैं जोड़ने की बात, तो फिर जाति पे कभी उनके सर्टिफिकेट पे बात आ जाती है। आप किस हिसाब से देखते हैं?
अब जन्म पे अगर बात होगी तो फिर ये भी पता बताना होगा कि किस महिला का, किस पुरुष का, किस देश में जन्म हुआ है। जब जन्म ही बात होगी तो आपके पूर्वजों का किस देश, किस धर्म, किस जाति में जन्म हुआ है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। अगर जन्म की ही बात होगी तो कब किसका जन्म किस धर्म में हुआ, किसके पूर्वज किस जाति और किस धर्म में पैदा लिए हैं, यह भी बताना पड़ेगा। ये तो कह देते हैं राहुल गांधी जी कि भैया जाति कि भैया जो ओबीसी नहीं है वो ओबीसी का दर्द नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल सही कहते हैं राहुल गांधी जी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, नेहरू परिवार, नेहरू जी, उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा जी, फिर उसके बाद राजीव गांधी जी अनुच्छेद 370 कश्मीर में लगा के रखे और वहाँ दलितों को और पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं लेने दिया। कश्मीर में 370 हटाकर नरेंद्र मोदी ने पहली बार कश्मीर में दलितों, पिछड़ों को, ओबीसी को आरक्षण दिया। तो ये बताओ कि आप दलित में आएंगे या किस में आएंगे? आप अगर ये नरेंद्र मोदी जी अगर ओबीसी नहीं है और ओबीसी को आरक्षण का लाभ दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि हम बहुत दलितों के हितैषी हैं, तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को 10 साल तक इंदिरा जी की सरकार क्यों बैठी रह गई? क्यों राजीव जी की सरकार बैठी रह गई? क्यों बीपी सिंह की और भाजपा के समर्थन पर जब सरकार बनी समाजवादी पार्टी की, जब जनता पार्टी की, तब फिर इस देश में आरक्षण का लाभ क्यों 27% ओबीसीओं को मिला? और ओबीसी के आरक्षण 2009 में तो राहुल गांधी जी कहते थे कि मुझे जातिवादी तो पसंद नहीं है। इंदिरा जी का नारा था ना जात पे ना पात पर, इंदिरा की नाम बात पर महल मोहर लगेगा हाथ छाप पर। तो फिर आज जाति 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 क्यों? क्योंकि जब सत्ता जाती तब इनको जाति याद आती, जब इनका 350 करोड़ बाहर जाती तब इनको जाति याद आती, जब इनका तरी होने लगता है बेड़ा गर्द तब इनको जाति की याद आती है। अरे ना जाति है ना मजहब है, पूरा देश कह रहा है एक लाइन में, सारे लोग सुन लो, जिसने 370 हटाया वो 370 पाएगा, जिसने 35 लगाया था वो 35 पर सिमट जाएगा।